प्रदेश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश। केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने यह बिल पेश किया है। बिल जेपीसी को भेज देना चाहिए, यह अमित शाह ने कहा। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। कुछ राज्यों के चुनाव तो एक साथ होते नहीं, ये विपक्ष का कहना है। पूरे देश के चुनाव एक साथ कैसे करा पाएंगे? में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है उसके बारे में बताता है, संसद को शक्ति देता है। तो ऐसा तो है नहीं कि 368 संविधान में ही लिखा हुआ है। प्लीज माननीय सदस्य। उसके बाद एक विषय आया कि संविधान का अनुच्छेद 3 to 7 है, ये सदन को विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का जो अधिकार देता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को पार्लियामेंट को अधिकार देता है, विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। सर, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मैं वही बता रहा हूं। किसी राज्य की मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले इसमें शामिल हैं। एक साथ चुनाव के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधन अधिक सुव्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया की आवश्यकता के साथ संघीय स्वायत्तता को संतुलित कर सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि में संशोधन करके चुनाव को एक कानूनी ढांचे के भीतर सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, जो संसदीय संप्रभुता को बरकरार रखता है। क्या राज्य सरकारों की स्वायत्तता, ये विषय ये भी आया, ऑटोनॉमी। संविधान अध्यक्ष जी, संविधान के 7th शेड्यूल्ड के यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 72, उसमें लिखा हुआ है इलेक्शन टू पार्लियामेंट, to the legislature of states and to the offices of president and vice president, the election commission के अनुसार केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। सर, ये आपका जो यूनियन लिस्ट है उसका एंट्री 72, और ये संशोधन राज्यों को संविधान प्रदत्त शक्तियों को न तो कम करता है और न ही छीनता है। सर, ये जो संशोधन है एकदम संविधान सम्मत हम लेकर के आए। अब एक विषय आया बेसिक स्ट्रक्चर का, इसमें 2 मिनट में बोलना चाहता हूं। बेसिक स्ट्रक्चर पे सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में 1973 में इस फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। उसमें 5-7 बिंदु उन्होंने तय किए हैं। बाद में और मामलों में भी कुछ बिंदु जोड़े हैं, कुछ विषय जैसे जुडिशियल रिव्यू, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर between legislature, executive and judiciary, secular character of the constitution, supremacy of the constitution। ये इस बिल में कहीं भी आघात नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। जो बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। आगे मैं ये कहता हूं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती जजमेंट के साथ साथ मामन राव, एल चंद्रन कुमार ने कुछ सब्जेक्ट और जोड़ा, लेकिन ये इससे कोई ना तो संसद की शक्ति में कमी आ रही है और ना कोई विधानसभा में शक्ति दी है संविधान, उसमें कमी आ रही है। मैं एक चीज जो बाबा साहब का यहाँ जिक्र आया और बाबा साहब के कोर्ट का भी जिक्र आया, मैं अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे ये अवसर दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहले इस देश के कानून मंत्री थे। जिस वर्ग से बाबा साहब आते थे उसी वर्ग से मैं आ रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अवसर दिया है मुझे। तो अध्यक्ष जी, मैं ये बात सदन में रख रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान सभा में बहस के दौरान, नाउ यू हैव टू लिसन टू मी, संविधान सभा में बहस के दौरान You have objected, so you have to listen to me। संविधान सभा में बहस के दौरान 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब ने क्या कहा? संघवाद का मूल सिद्धांत यह है, बाबा साहब का कोट है ये, आई एम कोटिंग इट। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता
केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा ही बंटी होती है। क्या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, हम किसी सूची में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं साहब। कैसे संघवाद पे चोट कर रहे हैं? हम नहीं कोई चोट कर रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब ने कहा था भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये बाबा साहब का कोट ही है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। फेडरेशन एक संघ है और इसका स्वरूप अविनाशी है, कोई नहीं बदल सकता फेडरल स्ट्रक्चर को, ये बाबा साहब ने कहा। अब मैं, ये है ही नहीं विषय इसमें, ये राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। अब आप देखिए, संसद के अनुच्छेद 327 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने के लिए संविधान में उचित संशोधन करने का अधिकार है, जब मैंने बताया। अब मैं एक बात, जो ये जो हमने जोड़े हैं आर्टिकल जोड़े हैं, हाँ ठीक है, आर्टिकल जोड़े हैं, उसमें मैं एक बात अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं। जब बात जेपीसी की आई गई तो डिटेल चर्चा जेपीसी में होगी, आप कुछ तो बोल गए, हाँ जेपीसी में होगी, लेकिन आज मैं चूंकि आपने अवसर दिया, मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का धन्यवाद करना तो चाहूंगा और उनके जो एचएलसी में जुड़े हुए सदस्य हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। गृह मंत्री जी भी उसमें थे। कितने डिटेल डिस्कशन हुआ, ये कह रहे अचानक ही आ गया। अध्यक्ष जी, 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग है ये। अलग अलग कमेटियों ने भी किया, स्टैंडिंग कमेटी ने भी किया, फिर एचएलसी गठित हुई और ये कह रहे दलों से बात नहीं हुई। 19 जून 2019 को संसद भवन में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी और उसमें सभी लोग थे और उसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया, 3 ने विरोध किया। तो इसका मतलब बहुमत हमारे साथ था। फिर अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आपने केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, याद है ना आपको? प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया गुजरात में 26 नवंबर 2020 को 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में भी संबोधन के दौरान एक साथ चुनाव कराने की बात रखी। आपने इसको डिस्कस किया, सारे स्टेट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो इससे सहमत थे और आप भी सहमत थे। और ये स्वीडन में भी, जर्मनी में भी, बेल्जियम में कई जगह चल भी रहा है। मैं अब जेपीसी पे आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात तो कहना चाहूंगा सर। ये 41 साल से मामला पेंडिंग था। हमारा जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में एक बात तो कहना चाहूंगा कि जो 41 साल से मामला पेंडिंग था, किसी ने ध्यान नहीं दिया और नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया। क्या कहा? जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा जो भी बाता आदि मग में। मग का मतलब है ये मार्ग है। ये इलेक्शन का एक प्रोसेस था, चक्र टूट गया साहब 71 में, तो बाधा आ गई। जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा जो भी बाता आती जग में, अपना सर्वस्व लगाकर भी अपना कर्तव्य निभाता है। जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है। आज इतिहास बनाने का अवसर आया है। मैं जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं और अगर आपकी अनुमति हो कि वे दोनों आइटम आई इंट्रोड्यूस द बिल आल्सो, बोथ आइटम नंबर 18 और आइटम नंबर 19। प्रश्न ये है कि हाँ डिवीजन देंगे प्लीज, हाँ देंगे डिवीजन का समय तो आने दो। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हो, प्लीज। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, डिवीजन लॉबी खाली की जाए।
है अर्जुन राम मेघवाल को भी आप सुन रहे थे। उन्होंने हालांकि जवाब देने की कोशिश की क्योंकि विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है। तो सदन में इस पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है और पक्ष और विपक्ष की तरफ से भी इस पर अपने बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। सुन भी रहे थे आप। तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस पर प्रस्ताव रखा और विपक्ष ने इस पर कहा है कि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका अस्तित्व खतरे में रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिल से जो संविधान है उस पर ये तकरार जो है वो देखने को मिल रही है। विपक्ष का ये कहना है कि बिल संविधान पर हमला है। कांग्रेस ये कह रही है कि ये बिल संघीय ढांचे पर चोट है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो इस पर खत्म हो जाएंगी। तो अलग अलग बयान जो है सामने आ रखे हैं। विपक्ष ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ये बिल स्वीकार नहीं है। अब अमित शाह ये कहते हुए नजर आए कि बिल जेपीसी के पास भेजा जाना चाहिए। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा में ये चर्चा चल रही है। मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन का बिल जो है पेश किया है। आपको बता दें कि इसमें द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 और द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 शामिल है। तो ये 3 जो है वो बिल जो है वो कानून जो है वो पेश किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी कुछ देर पहले आप सुन भी रहे थे अर्जुन राम मेघवाल को। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बिल पेश होने से पहले केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा कि आजादी के बाद से चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभाओं के 400 से ज्यादा चुनाव करा चुका है। अब हम एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट लाने जा रहे हैं और एक हाई लेवल कमेटी इसका रोड मैप बना चुकी है। इससे प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, चुनाव संबंधी खर्च में कमी आएगी और नीतिगत निरंतरता को बढ़ावा मिलेगा। ये अभी अर्जुन राम मेघवाल कह रहे थे। कुछ देर पहले आपने कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी को भी सुना था। उनका ये कहना था कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। भारत राज्यों का संघ है, आप विधानसभाओं का कार्यकाल कम नहीं कर सकते। संघवाद का मूलभूत सिद्धांत है कि संविधान में केंद्र और राज्य बराबरी के हकदार हैं। आप राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को संसद के कार्यकाल के अधीन कैसे कर सकते हैं? ये सवाल जो है मनीष तिवारी कांग्रेस सांसद ने उठाए थे। आपको बता दें शिवसेना ने समर्थन किया है इस पर। अब दूसरी तरफ समिति बनाई गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने करीब 191 दिनों में स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स की चर्चा के बाद 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान संशोधन के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ने और 3 अनुच्छेदों में संशोधन करने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार इस मुद्दे पर आम सहमति बनाना चाहती है। अब अमित शाह जैसा कि कह रहे थे कि इसे जेपीसी को भेजा जाएगा, मतलब आम सहमति के लिए जेपीसी के पास इसे भेजना जरूरी होगा। इंट्रोडक्शन के लिए वो लोकसभा के अंदर रखा गया है इंट्रोडक्शन के लिए रखा गया, चर्चा के लिए रखा गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है कि देश के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हम इलेक्शन में ही खड़े रहते हैं, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो, या किसी अन्य राज्य में अलग अलग समय के ऊपर वो इलेक्शन चलते रहते थे। खर्चा भी ज़्यादा होता था क्योंकि पूरी ताकत, पूरी मशीनरी लगती और खर्चे के साथ साथ विकास में भी धीमापन आता था, विकास की गति भी नहीं बन पाती थी। इससे दोनों कामों में संतुलन आएगा, काम भी गति से होगा, काम तो गति से होगा ही, परंतु हमारा समय भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा, जिस पैसे को और समय को हम विकास, इस भारत के विकास के अंदर उसका सदुपयोग कर पाएंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो सराहनीय है, उसकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं। और इसके ऊपर जो 1 नेशन 1 इलेक्शन वो मिलकर के सभी ने चर्चा करके उसको पास करना चाहिए, इससे देश को लाभ होगा। कांग्रेस विरोध तमाम सांसदों के साथ आपकी बैठक हुई थी सर, क्या कुछ चर्चा उस बैठक में हुई? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो भी अच्छे काम होते हैं
उनका तो विरोध कांग्रेस पार्टी की डिक्शनरी में लिखा हुआ है। वो सबसे पहले आकर के उसका विरोध करना, प्रशंसा नहीं करनी। आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश में अगाध काम किए हैं। जितने काम कांग्रेस ने 55 सालों में नहीं किए, मोदी जी 10 सालों के अंदर डबल इंजन की जहां जहां सरकारें भी रही हैं, वहां प्रदेश में भी और देश में भी गति से काम हुआ है। आज लोग उस बात की चर्चा भी करते हैं। चलिए, अब अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं इस खबर पर दिल्ली से। अपराजिता, एक तरह से देखा जाए तो बिल पेश किया गया है और नोकझोंक की स्थिति, तकरार की स्थिति सदन में देखने को मिल रही है। अभी कुछ देर पहले हम अर्जुन राम मेघवाल को भी सुन रहे थे, वो कहीं ना कहीं टेक्निकल पॉइंट बताते हुए नजर आ रहे थे बिल को लेकर। और भी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विपक्ष के क्योंकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मतदान हो रहा है, इसलिए माननीय महासचिव सारी व्यवस्थाएं बताएंगे और उस व्यवस्था के अंदर यह भी बताएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का बटन गलत दब गया है तो आप पर्ची से भी अपने मतदान को संशोधित कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे। पहले महासचिव की व्यवस्था को समझ लें, सब अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए। महासचिव। Kind attention of the honorable members is invited to points related to operation of the automatic vote recording system. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. When the Honorable Speaker says, "Now division," the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously. For voting, only after the sound of the gong, repeat, only after the sound of the gong, honorable members may simultaneously press the vote secure button towards the left side of the multimedia device on the headphone plate and any one of the following buttons fixed on the right side of the headphone plate. Yes, below green color sticker. No, below red color sticker. Abstain, below yellow color sticker. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. Honorable members may please note that their votes will not be registered if buttons are kept pressed before the first gong or both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong. Honorable members can see the final result few seconds after the second gong. Honorable members can check their vote on individual result display boards installed on either side of Honorable Speaker's chair, multimedia device, and also on the yes/no/abstain button. In case vote is not registered or if any member wishes to change their vote, they may call for voting through slips. माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली का संचालन करने से संबंधित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाता है। प्रत्येक माननीय सदस्य को मत विभाजन आरंभ होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और इस प्रणाली का संचालन उस स्थान से ही करना चाहिए। जब माननीय अध्यक्ष अब मत विभाजन बोलेंगे
तो महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ साथ गोंग की ध्वनि सुनाई देगी। मतदान के लिए केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही, कृपया ध्यान दें कि केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही माननीय सदस्य हेडफोन प्लेट पर मल्टीमीडिया डिवाइस के बाईं ओर लगे वोट सिक्योर बटन और हेडफोन प्लेट पर दाईं ओर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन साथ साथ दबाएं। हां, हरे रंग के स्टिकर के नीचे नहीं, लाल रंग के स्टिकर के नीचे। मतदान में भाग नहीं लेना, पीले रंग के स्टिकर के नीचे। गोंग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है। माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे यदि बटनों को पहली गोंग ध्वनि सुनाई देने से पहले दबा दिया जाता है या दोनों बटनों को दूसरी गोंग ध्वनि सुनाई देने तक एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है। माननीय सदस्य दूसरी गोंग ध्वनि के कुछ सेकंड के पश्चात अंतिम परिणाम वास्तव में देख सकते हैं। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के किसी भी तरफ संस्थापित व्यक्तिगत परिणाम डिस्प्ले बोर्डों पर, मल्टीमीडिया डिवाइस पर और हाँ/ना/मतदान में भाग नहीं लेने वाले बटन पर भी अपने मत को जांच कर सकते हैं। मत दर्ज नहीं होने की दशा में अथवा यदि किसी सदस्य अपने मत में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान की मांग कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण, महासचिव जी ने आपको डिटेल चर्चा करके बताया, विषय बताया, लेकिन मैं समझता हूं कि क्योंकि इस सदन में पहली बार मतदान हो रहा है और पहली बार मतदान प्रक्रिया में कुछ परेशानियां आप सब सदस्यों को अनुभव हो सकती है। हमारी तरफ से इसको कई बार अभ्यास किया गया है, लेकिन मतदान पहली बार किया जा रहा है। अगर कोई संशोधित करना होगा तो हम सब इसको संशोधित भी करेंगे और किसी माननीय सदस्य को अगर बटन दबाने में परेशानी होगी तो इस बार हम व्यक्तिगत रूप से उसकी पर्ची के लिए भी अलाउ करेंगे। और प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। जी, अब मतदान नाउ डिवीजन। महासचिव, क्या मान्य सदस्य तरीका है? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। नो, एक मिनट प्लीज। मान्य सदस्य प्लीज आप बैठिए। प्लीज मान्य सदस्य, आप सब वरिष्ठ हैं। अरे मान्य सर प्लीज प्लीज एक मिनट, एक बार दोबारा कराएंगे। रुको, एक बार दोबारा कराएंगे। हाँ, ऑब्जेक्शन है, उनको पर्ची दे दीजिए।
मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, मैं माननीय सदस्यों से, प्लीज बैठिए, एक बात सुनिए। मैं माननीय से पूरा आग्रह करता हूं, मैंने पूर्व में भी कहा था, ये पहली बार मतदान की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है।